आज हम लेसन 6 में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा फिजिकल चेंज, आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और ऑलवेज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और साथ साथ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। मोस्ट ऑफ केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अधिकतर केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। कागज को जब हम जलाएंगे तो जलने के बाद कागज की ऐश रह जाएगी, राख। उससे हम वापस पेपर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐश और पेपर दोनों अलग अलग चीज हुए, तो ऐश एक न्यू सब्सटेंस बना जो कि बर्निंग के दौरान प्रोड्यूस हुआ, इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, उसको पानी के अंदर मिलाएंगे, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसके अंदर एक आयरन की नेल डालते हैं, आयरन नेल जो कि ग्रे कलर की होती है। जैसे हम इसमें डालेंगे, इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होगी और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है, कॉपर रेडिश ब्राउन। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। जैसे ही हमने आयरन की नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। इट मीन्स दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। अब जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आया है ये आयरन सल्फेट है। ये यहाँ से आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया और खुद उसके स्थान पर जाकर जुड़ गया। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है और साथ साथ में केमिकल चेंज भी है। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा कि केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। सेकेंडली, केमिकल चेंज जो है वो मोस्टली इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं कि उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अधिकतर केमिकल चेंज के अंदर हीट का काफ़ी रोल होता है। हीट या तो एब्जॉर्ब की जाती है या इवोल्व होती है। इसके बाद कुछ एग्जांपल केमिकल चेंज को जो शो करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग, आयरन को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, ये केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है। इसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, भोजन पकने से पहले और पकने के बाद दोनों अगर कंडीशन में देखें तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसलिए कुकिंग जो है वो एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि दही और दूध दोनों की प्रॉपर्टी काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन होना, डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। ठीक है। इसके बाद आता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस। तो ये सिंपली हम इनको समझ सकते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो और कोई नया सब्सटेंस ना बने, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज में हमने अभी पढ़ा जिसमें नया सब्सटेंस बने और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। फिजिकल जो चेंज होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, केमिकल चेंज जो होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इसी तरह से फिजिकल चेंज होने के दौरान एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम कह सकते हैं कि एनर्जी ना तो इतनी एब्जॉर्ब की जाती है, ना ही एनर्जी इवॉल्व होती है, जबकि केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है या इवॉल्व भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है रस्टिंग। देखिए रस्टिंग क्या है, आयरन को जंग लगना। जब आयरन को
हम ओपनली छोड़ देते हैं तो ये हवा और पानी के संपर्क में आता है, मेनली ऑक्सीजन, और धीरे धीरे आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है। उसे हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। द कवरिंग ऑफ आयरन with a reddish brown colored layer when it is kept open in air is known as rusting. रस्टिंग के दौरान जो ब्राउन कलर की लेयर जिसको हम रस्ट बोलते हैं वो मेनली क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। आयरन हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसका ऑक्साइड बन जाता है जो कि उसके ऊपर ही कवर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग की वजह से आयरन तुम देखते हो धीरे धीरे खराब हो जाता है। जंग लगने से आयरन की जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग होने के लिए मेनली दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो ऑक्सीजन, एक वाटर। अगर ये दोनों चीज़ें आयरन को मिलेंगी तभी आयरन रस्ट होगा, अदरवाइज वो रस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए एक्टिविटी दी गई है, आप वो उसको बुक में पढ़ेंगे। रस्टिंग को खत्म कैसे किया जाए, तो रस्टिंग को खत्म करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर ग्रीस या ऑयल का कवर करें जिससे कि वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में ना रहे और इससे फिर रस्टिंग भी नहीं होगी। सेकंड है गैल्वेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें जिंक मेटल की एक लेयर को आयरन के चारों तरफ कवर किया जाता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जो भी रिएक्शन होगी वो पहले जिंक के साथ हो जाएगी, तो अंदर जो आयरन का ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच ए सुपीरियर लेयर ऑफ मेटल इज कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से कोई दूसरी मेटल की कवर करना वो कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इससे भी आयरन जो है वो रस्ट नहीं होता है। इसी तरह से टिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर टिन मेटल को कवर किया जाता है। और फिफ्थ है बाय अलॉइंग। अलॉय होते हैं दो या दो से अधिक मेटल या मेटल और नॉन मेटल से मिलकर नया जो सब्सटेंस बने। तो इससे क्या होगा कि आयरन को अदर मेटल के साथ मिलाकर एक नया सब्सटेंस तैयार किया जाता है। तो नया सब्सटेंस जो तैयार होगा उसको अलॉय बोलते हैं और वो रस्ट फ्री होगा, उसको रस्ट नहीं लगेगा। रस्टिंग के बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को उसके प्योर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके लिए एक मेथड दिया गया है। ये मेनली एक इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे जो नमक निकाला जाता है समुद्र से, उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्योर किया जाता है और उसके बाद उसको पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, किस तरह से क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को। आप उसको बुक में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। ये इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया और उसको थोड़ा हीट करना शुरू कर दें और साथ साथ में वाटर जो लिया हमने उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर उसको हम डालना लगातार शुरू करें। तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि और अधिक कॉपर सल्फेट उस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वाटर जो है नॉर्मली 100 ग्राम वाटर लिया, उसके अंदर लगातार कॉपर सल्फेट मिलाए जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, जो बाकी उसमें बच गया उसको भी डिजोल्व कर देंगे और इसको ओवरनाइट कूल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही हम उसको सुबह देखेंगे तो जो जिस डिश के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा था उसमें नीचे कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स के आकार के
इस तरह से क्रिस्टल जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो इम्प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस के अंदर चेंज करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट लेसन था। इसमें जितने भी ओरल क्वेश्चंस आए हैं आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, गुड लक।